हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट एवं शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, जो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स लाइट से संबंधित बातें हैं, जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड है, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रश्न। तो प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब हल। दिया है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब F। फोकस दूरी F इक्वल टू मान लेंगे वाट। अब चलेंगे सूत्र से। हम जानते हैं कि सूत्र से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के सदैव आधी होती है। तो यहाँ R का मान 20 दिया गया है, 20/2, 10 दूना 20। F का मान कितना आ गया, 10। मतलब कह सकते हैं कि फोकस दूरी का मान आ गया 10। तो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। लिखेंगे अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। रुक दिया गया है कि उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। मतलब R का मान 32 दिया गया है, तो हमको फोकस दूरी निकालना है, मतलब F का मान निकालना है। सॉल्यूशन मान लेंगे। दिया है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F बराबर मान लेंगे वाट। तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के सदैव आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। मतलब F का मान होता है वह R/2 के बराबर। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम F का मान निकालेंगे। अब चलेंगे सूत्र से। F बराबर R/2। तो R का मान 32 दिया है, तो यहाँ 32 रख देंगे, 32/2, 16 दूना 32। तो F का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः उसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच बताना है। तो यहाँ उत्तल दर्पण में दिया गया है। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। तो मतलब प्लस में, मतलब इसका मान वक्रता त्रिज्या प्लस में होना चाहिए और फोकस दूरी भी प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। हमको निकालना है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी। तो उसी प्रकार बनाएंगे सॉल्यूशन, मतलब हल। दिया है कि
उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मतलब आर का जो मान होगा 50 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। एफ इक्वल टू वाट। ठीक उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अब चलेंगे सूत्र से, एफ बराबर आर बाई टू। आर का मान 50 दिया है तो 50/2, 25 दूना 50, 25 सेंटीमीटर। आर का मान 50 दिया है, 50 को 2 से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 25। लिखेंगे उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। अतः उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के द्वारा बने किरण आरेख का नियम। तो किरण आरेख का जो नियम होता है उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य अक्ष। सबसे पहले हम जानते हैं कि किरण आरेख किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं और प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, और उसको जिस चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है उसी को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा बनी किरण आरेख का नियम। तो फर्स्ट स्थिति में जब दर्पण मुख्य अक्ष पर हो, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की स्थिति में देख रहे हैं। तो पहला अवतल दर्पण की स्थिति में है कि मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। सेम प्रोसेस उत्तल दर्पण में करेंगे। इसमें भी होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नंबर में मुख्य अक्ष पर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला हम लोग देखें गोलीय दर्पण के द्वारा बने किरण आरेख का नियम। जब मुख्य अक्ष पर हो तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। तो यह वास्तविक रूप से गुजरा और यह काल्पनिक रूप से हुआ। तो लिखे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर गुजरेगी तो वह वास्तविकता रूप में होगा, और गुजरती हुई प्रतीत होगी तो वह काल्पनिक रूप में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नियम देखेंगे जो गोलीय दर्पण से संबंधित होगा। अब हम लोग सेकेंड नियम देखेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा किरण आरेख का नियम। जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो क्या स्थिति होता है। तो जब अवतल दर्पण की स्थिति में देखेंगे
प्रकाश जब फोकस से होकर गुजरती है तो यह क्या होता है, मतलब इसकी स्थिति क्या होती है। तो जब कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको फोकस से गुजारे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे इसको उत्तल दर्पण में भी। तो इसको हम फोकस से होकर गुजारेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नियम, गोलीय दर्पण से संबंधित नियम लोग जानेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित तीसरा नियम, जब प्रकाश को वक्ता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है। तो देखेंगे अवतल दर्पण की स्थिति में इसको हम मान लिए F और इसको मान लिए C। तो जब प्रकाश को वक्ता केंद्र से होकर गुजारी जाती है तो यह परावर्तन के नियम का पालन करके अपने पथ से अनुदिश या मतलब परावर्तित होकर पूर्व पथ से वापस लौट जाती है। मतलब जब आपतित किए तो दर्पण पर जैसे आपतित होगा तो यह परावर्तित होकर पूर्व पथ से लौट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया अवतल दर्पण में भी होता है। जब प्रकाश को वक्ता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो यह पूर्व पथ से परावर्तित हो जाएगी। तो जब प्रकाश को वक्ता केंद्र से होकर गुजारा जाता है, जब प्रकाश के किरण को वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तित होकर अपने पथ से वापस लौट जाती है। तो यह तीसरा नियम हुआ, जब प्रकाश को वक्ता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो वह परावर्तित होकर अपने पूर्व पथ से वापस लौट जाएगा। चौथा नियम है कि जब प्रकाश को ध्रुव से होकर गुजारते हैं, ध्रुव मतलब P से होकर, तो देखेंगे अवतल दर्पण में देखेंगे मान लेते हैं इसको P, इसको F, इसको C। तो जब प्रकाश को ध्रुव से होकर गुजारे तो ध्रुव पर किसी सतह पर आपतित हुआ तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, यह कोण I हो गया तो यह परावर्तित हो जाती है, तो यह R हो गया। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब प्रकाश के किरण को
मतलब ध्रुव से होकर गुजारा जाता है तो यह परावर्तन के नियमों का पालन कर लेती है। हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, और सेम फिगर हम लोग अवतल दर्पण में बनाएंगे। तो देखेंगे सेम, एक मतलब फोकस, सी मतलब वक्ता केंद्र, और यह अनंत और यह ध्रुव। तो जब प्रकाश को हम ध्रुव से होकर गुजारे तो यह परावर्तन के नियमों का पालन करके तो यह परावर्तित होकर परावर्तन के नियमों का पालन कर लेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जब प्रकाश को ध्रुव से होकर गुजारते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण को ध्रुव से होकर गुजारा जाता है तो यह परावर्तन के नियमों का पालन कर लेता है। ये चाहे अवतल दर्पण की स्थिति में हो तब या उत्तल दर्पण के स्थिति में हो तब, दोनों स्थिति में यह परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से होकर गुजारा जाता है तो यह परावर्तित होकर परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो उत्तल दर्पण के द्वारा किसी बिना किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो उससे संबंधित हम लोग टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अब हम लोग जानेंगे लास्ट टॉपिक, उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति तथा साइज। उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति होता है। एक पहला स्थिति होती है जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की साइज कैसी होती है, उसका प्रकृति कैसा होता है। तो यह पहला स्थिति हुआ। दूसरी स्थिति में जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, साइज कैसा होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दो ही स्थिति होती है और अवतल दर्पण में वस्तु की 6 स्थिति होती है। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और इसकी प्रकृति देखते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण की स्थिति में, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है मतलब वह फोकस पर बनता है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, और भी कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और भी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक और सीधा होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला स्थिति में कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत मान लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा। फोकस मतलब एफ, मतलब दर्पण के पीछे, न कि सामने, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह अत्यधिक छोटा होगा, मतलब वस्तु से काफ़ी छोटा होगा, एकदम काफ़ी। वस्तु अगर ज़्यादा होगा तो उसकी प्रतिबिंब एकदम छोटा होगा। अब प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक एवं सीधा होगा। तो पहला स्थिति तो हम देख लिए कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण की स्थिति में तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वो भी दर्पण के पीछे। कैसा बनता है प्रतिबिंब का साइज, अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो यह पहला स्थिति तो हम जान गए। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में बात करेंगे। जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो हम पहला नंबर पे देखिए अनंत पर रख रहे थे तो फोकस पर बन रहा था, और ध्रुव पर जब रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो इसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह P और F के बीच बनता है, मतलब P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस के बीच बनता है। वो भी कैसा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और वो भी अत्यधिक मतलब एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक नहीं एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है। वो भी कैसा, आभासी और छोटा, आभासी या
सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरा स्थिति में देखें कि जब उत्तल दर्पण में हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह ध्रुव और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह वस्तु के छोटा होता है, और भी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी एवं सीधा होता है। तो हम लोग अभी अभी देखें उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज एवं आकार मतलब देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन हो इससे संबंधित, लाइव चैप्टर से संबंधित, वह आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।